हेलो बच्चों, मैं रंजीत कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। अनेक्स कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद, जो आपको एग्ज़ाम के व्यू से तैयार किया गया है। और ये आपको एग्ज़ाम में 100% पूछने वाला सवाल है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं। चलिए आइए। यूरोप में राष्ट्रवाद एग्जाम में छपने वाले प्रश्न और गौर से एक एक सवाल को हम लोग देखेंगे बारीकी से और ध्यान से देखेंगे। पहले हंस लेते हैं। डॉक्टर, आपका लड़का पागल कैसे हो गया? डॉक्टर, आपका लड़का पागल कैसे हो गया? पिता, वो पहले जनरल बोगी में सफ़र करता था। डॉक्टर, तो इससे क्या? पिता, लोग बोलते थे थोड़ा खिसको, तभी से वो पूरा खिसक गया, क्योंकि हंसना भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये रहा है आपका पहला सवाल। और पहला सवाल आप बढ़िया से देखेंगे और सुनते जाएंगे बारीकी से। पहला सवाल है आपका गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? अब सबसे पहले गैरीबाल्डी के बारे में जान लेते हैं। गैरीबाल्डी इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है। गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि उसने एकीकरण में अपनी पूरी राष्ट्र के लिए सारा संपत्ति निछावर कर दिए थे। तो सबसे पहले गैरीबाल्डी के बारे में जानते हैं। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में नीस में हुआ था। ये नीस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। और गैरीबाल्डी ने एक सशक्त सेना बनाया था, जिसका नाम रखा था लाल कुर्ती। लाल कुर्ती द मोस्ट VVI क्वेश्चन है, लाल कुर्ती। और लाल कुर्ती का गठन करने वाले कौन थे? गैरीबाल्डी। और गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। अगला सवाल के लिए आप तैयार हुइए। दूसरा सवाल है, कॉन्ट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? कॉन्ट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सबसे पहले कॉन्ट काउर इटली के थे। इनका जन्म 1810 ईस्वी में सार्डिनिया पिटमोंट में हुआ था। और इनका भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि इनको इटली का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। और सार्डिनिया पिटमोंट का राजा थे विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल 1850 में सार्डिनिया पिटमोंट का राजा बनते हैं। और 2 साल के बाद 1852 में विक्टर इमैनुअल द्वारा कॉन्ट काउर को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा क, प्रधानमंत्री। अगला सवाल ध्यान दीजिए। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? ये आपका ऑप्शन है। सबसे पहले रक्त एवं लौह नीति के बारे में सुन लेते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो हुआ था, वो प्रसा का चांसलर था। जो प्रसा का चांसलर बना था 1862 में। और प्रसा का चांसलर उनको बनाया था विलियम प्रथम। और उसने कहा था कि कोई भी युद्ध जीतने के लिए आपकी खून पानी की तरह बहाना पड़ेगा और तलवार उठाना पड़ेगा। उनका नाम है बिस्मार्क। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। और प्रसा का चांसलर बना था 1862 में। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। और प्रसा कहाँ था?
तो जर्मनी का हिस्सा था, यानी जर्मनी देश का हिस्सा था। अगला सवाल आपका, अगला सवाल देखिए, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश की पुनः स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश की पुनः स्थापना की गई थी? अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। वियना कांग्रेस, सबसे पहले वियना, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और 1814 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें नेपोलियन का पराजय हुआ था और नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय हुआ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। उसने 1814 में वाटरलू के युद्ध में हरा दिया और मेटरनिक और नेपोलियन के साथ 1815 में एक संधि होता है, जिनका कहा जाता है वियना कांग्रेस या वियना कांग्रेस सम्मेलन। उनकी अध्यक्षता करते हैं मेटरनिक, और उसके बाद जैसे वो गद्दी से हटते हैं तो फिर से बुर्बो राजवंश के शासक लुई 18वां को गद्दी पर बैठा दिया जाता है और उस वंश का भी नाम बुर्बो वंश। चलिए, ये रहा आपका सवाल। अगला सवाल ध्यान दीजिए, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? ये आपका हर एक सेट में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले जर्मन राइन संघ, जर्मन राइन संघ का निर्माण 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ किया गया था? जर्मनी, जर्मनी में। सोचने वाली बात है, क्योंकि उस समय नेपोलियन ने जर्मनी के 300 छोटे या बड़े बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया और उसको 300 छोटे बड़े शहरों को मिलाकर 39 क्षेत्रों में विभक्त यानी बांट के रख दिया, और उस 39 क्षेत्रों को जर्मन राइन संघ कहा जाता है और उसका निर्माण करने वाला नेपोलियन बोनापार्ट था। आपका राइट आंसर नेपोलियन बोनापार्ट। अगला सवाल ध्यान दीजिए, सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध 1866 में किसकी पराजय हुई थी? सेडोवा का युद्ध में 1866 में किसकी पराजय हुई थी? तो सबसे पहले 1864 में डेनमार्क का युद्ध हुआ था, 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ था। और सेडोवा का जो युद्ध हुआ था उसमें प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच लड़ा जा रहा था। प्रसा के तरफ से बिस्मार्क थे जो ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं, और बिस्मार्क को साथ देने वाले रहते हैं कौन? फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑस्ट्रिया। अगला सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, यंग यूरोप, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? बहुत बढ़िया सवाल है। यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में किया गया था, 1834 ईस्वी में किया गया था, और इसकी करने वाले कौन थे? मेजनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। अगला सवाल ध्यान दीजिए, मारियान, मारियान, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला सवाल ध्यान दीजिए, यूनान, यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? इनका भी अलग एक
अस्तित्व है यूनान का, क्योंकि हेरोडोटस भी यहीं के रहने वाले थे, जिनको इतिहास का जनक कहा जाता है। तो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो 1829 में यूनान पर कब्जा कर लिया था तुर्की। 1829 में एड्रियानोपल की संधि होता है, लेकिन यूनान पर कब्जा रहता है तुर्की का। तुर्की का जब कब्जा रहता है तो तुर्की को हटाने के लिए फ्रांस, रूस, ब्रिटेन इनके खिलाफ आंदोलन कर देते हैं। और इसी आंदोलन में, यूनान स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में, एक इंग्लैंड की कवि रहते हैं जिनका नाम है लॉर्ड बायरन, वो शहीद हो जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की इज द राइट आंसर। अगला सवाल ध्यान दीजिए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुई? अब ध्यान से देखिए, स्थापित इधर से होगा। 1830 की क्रांति, पहले इसको गौर से ध्यान से देखते हैं। 1830 की क्रांति क्यों हुआ? 1814 में गद्दी पर, फ्रांस की गद्दी पर लुई 18वां बैठा। शासन चला उनका 1824 तक। उनकी मृत्यु हो जाता है लुई 18वां को। 1824 में गद्दी पर बैठता है चार्ल्स दसम, और ये एक निरंकुश राजा रहता है, एक अंग्रेज रहते हैं और निरंकुशवादी नेता, मेटरनी के इशारों पर नाचने वाला नेता। लेकिन प्रजा इनके खिलाफ, क्योंकि इसने एक प्रधानमंत्री बनाए थे चार्ल्स दसम, वो भी घोर प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री था जिनका नाम था पॉलीगनेक। 1830 की जो क्रांति होता है जिसमें चार्ल्स दसम को हटा दिया जाता है तो गद्दी खाली। तो 1830 में जो गद्दी पर बैठता है फ्रांस की गद्दी पर, उनका नाम रहता है लुई फिलिप। और वो कैसा शासन व्यवस्था स्थापित करता है? संवैधानिक इज द राइट आंसर। इसका आंसर ग हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिए। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ध्यान से, आप इसका आंसर पहले दे चुके हैं। तो किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की। चलिए, ये भी आपका सही हो गया। अगला सवाल, हंगरी की भाषा क्या है? सबसे पहले हंगरी की भाषा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को विस्तार से पढ़ेंगे। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। जैसे हमारा देश का भाषा है ना हिंदी, हर एक स्टेट का अपना भाषा होता है, हमारा देश का भी भाषा है हिंदी। हर एक कंट्री का भाषा होता है। पहला ऑप्शन है इतालवी। इतालवी भाषा जो है वो है इटली का। दूसरा है आपका फ्रेंच। फ्रेंच भाषा है फ्रांस का। तीसरा है यानी पोलिश। पोलिश भाषा है पोलैंड का। तो आपको खुद पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, यानी ग, मैग्यार। अगला सवाल ध्यान से देखिए। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर 1954। ये तीसरा लेसन का क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल, मेजनी का संबंध किस गुप्त संगठन से था? मेजनी का संबंध किस गुप्त संगठन से था? मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जिनोवा नगर में हुआ था। और ये नगर कहाँ पड़ता है? इटली में। इटली का
पैगंबर या मसीहा मेजनी को कहा जाता है, दार्शनिक भी कहा जाता है, गणतंत्र का समर्थक भी कहा जाता है। इसने तरह तरह के आंदोलन किए थे। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से? तो कार्बोनारी से। और कार्बोनारी का गठन कब हुआ था? 1810 ईस्वी में। ख इज द राइट आंसर। अगला सवाल, लाल कुर्ती वाले का गठन किसने किया? लाल कुर्ती वाले को गठन किसने किया? आपको तो आंसर पता ही चल गया होगा, लेकिन सुन लीजिए। भारत में राष्ट्रवाद का जब आंदोलन हुआ था, भारत में भी अंग्रेजों के खिलाफ, तो भारत में एक चर्चित नेता थे, उसने भी लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किया था। उन्हें प्यार से पूरे भारत सीमांत गांधी के नाम से भी पुकारते थे। उनको नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी, लाल कुर्ती का गठन। अगला सवाल, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन है आपका सिडेवा का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है सीडान का युद्ध। सिडेवा का युद्ध हुआ था 1866 और सीडान का युद्ध हुआ था 1870। इसका जो राइट आंसर है सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध जो हुआ है वो हुआ है फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस का राजा था नेपोलियन तृतीय और प्रसा का चांसलर था बिस्मार्क, जिसमें बुरी तरह से फ्रांस हार जाते हैं। अगला सवाल, मेटरनी का पतन कब हुआ था? सबसे बढ़िया क्वेश्चन। 1815 में 1815 में 1815 में मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। 1815 में नेपोलियन युग का अंत हुआ और ये तकरीबन 1848 तक चलते रहा और 1848 में मेटरनिक का पतन हो जाता है। इसका द राइट आंसर 1848, क्योंकि ऑस्ट्रिया के क्या थे? चांसलर थे। अगला सवाल है, एड्रियानोपुल की संधि 1829 किनके बीच इधर से है, किनके बीच में हुई थी? तुर्की और इंग्लैंड, तुर्की और रूस, रूस और फ्रांस, तुर्की और फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग सोच ही रहे होंगे, इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, तुर्की और रूस। अगला सवाल, राष्ट्रवाद का अवधारणा का आरंभ किस घटना से माना जाता है? पहला ऑप्शन धर्म सुधारक आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति, पुनः जागरण। अब इसका राइट आंसर गौरवपूर्ण की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और पुनः जागरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, पुनः जागरण काल से। अगला सवाल, जॉल्वे राइन विश्व का
इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला सवाल ध्यान दीजिए। जॉल्वे राइन क्या है? जॉल्वे राइन क्या है? जॉल्वे राइन व्यापारियों पर लगाने वाला एक टैक्स था, एक संस्था था जॉल्वे राइन। जॉल्वे राइन की स्थापना प्रसा में हुआ था 1834 में, और व्यापारियों पर लगाने वाला एक शुल्क था। इसका राइट आंसर शुल्क संघ। अगला सवाल, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आप इसका आंसर खुद जान ही रहे होंगे क्योंकि मैं इसको बता चुका था इधर पिछला वीडियो में, यही वाला सवाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग, मेटरनिक। अगला सवाल, सिडेवा का युद्ध कब हुआ था? यह भी सवाल आपका बन चुका है। इसका आंसर हो जाएगा 1866, क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध किए थे। पहला युद्ध 1864 में, डेनमार्क का युद्ध, जिसमें डेनमार्क हार गया था। दूसरा 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध, जिसमें ऑस्ट्रिया हार गया था, क्योंकि डेनमार्क के युद्ध में ऑस्ट्रिया साथ दिया था प्रसा को, और प्रसा और ऑस्ट्रिया के युद्ध में फ्रांस साथ दिया था प्रसा को। और 1870 में फ्रांस का यानी सीडान का युद्ध हुआ था, जिसमें बुरी तरह से फ्रांस हार गया था। तो प्रसा का 1870 में जब फ्रांस को हराया तो पूरी तरह से जर्मनी का एकीकरण हो गया था 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। इसका राइट आंसर 1866। अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ था? 1870, 1871 या 1946? 1870 में सीडान का युद्ध हुआ है, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है, और 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। राइट आंसर ख। ये रहा है आपका अगला सवाल। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1606, 1707, 1946, 1709? अब इसका राइट आंसर 1707। इसका राइट आंसर 1707 हो गया। अगला सवाल, अब 25 सवाल था, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और विस्तार पूर्वक समझाएं सवाल को, हर एक सवाल को। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।